Good morning, all of you. Next topic, Gauss law. गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है। देखिए मेरे पास कोई एक सरफेस है, कोई सी भी अपन सरफेस ले लेंगे, रैंडम, जरूरी नहीं कैसी भी सरफेस हो। ये मेरे पास एक सरफेस ली, इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q1, Q2, एक चार्ज बाहर रख दिया मैंने Q3। तो गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, ये क्लोज्ड सरफेस है। इस सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स, जितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा वो इक्वल्स टू होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज भी किसके अंदर? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। ये अपन को गॉस लॉ ने कहा। अब यहाँ पे गौर से देखें तो Q3 चार्ज भी दिख रहा है अपन को, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। इसने केवल ये बताया गॉस लॉ ने कि कोई भी क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है अपने पास, इसमें Q1 और Q2 दो चार्ज एनक्लोज है। इस सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके अंदर? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। ये भी कह सकता हूँ Q, कौन से Q? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब सरफेस के अंदर होगा, यानी समेशन Q। समेशन Q मतलब टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स टोटल। यहाँ से भी अपन गॉस लॉ कह सकते हैं। गॉस लॉ, तो टोटल नंबर ऑफ आई मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ समेशन Q। ये इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का। अब अपन ने एक फाई का एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला था ये, लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। मैं फाई की जगह अपन ने ये पुट कर दिया और इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी गॉस लॉ का सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। और ये चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, कौन सा चार्ज होना चाहिए? एनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा देखते हैं अपन इससे। देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये गोल गोल से जो दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ये क्या शो कर रहा है? ये सरफेस को, कोई भी वन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है ई का, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मतलब कोई से भी सरफेस के, जैसे मान लीजिए पूरा सरफेस था इसका, ठीक है, इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ समेशन Q। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इससे अपन स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए इस स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं, ये देखिए। According to Gauss law, the surface integral of electric field over an imaginary closed surface, surface जो है वो imaginary होगी, is equals to 1/epsilon times total charge। और total charge enclosed, दो बार लिखा हुआ, एक बार काट देते हैं इसको, in the surface, तो surface के अंदर। देखो phi total is equals to इंटीग्रेशन E dot ds समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इमेजिनरी जो सरफेस है इसको अपन कहते हैं जनरली नॉन एज गॉसियन सरफेस। ये अपनी कौन सी सरफेस हो गई? गॉसियन। ये हो गया अपना गॉस लॉ। अब देखिए ये था अपने पास इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q किससे था? चार्ज एनक्लोज्ड जो चार्ज था वो अपने पास चार्ज था, समेशन Q। ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था और इससे अपन ने स्टेटमेंट बना लिया था। ठीक है, अब देखिए समेशन क्योंकि कहानी समझ में आती है कि चार्ज किसके अंदर और क्लोज सरफेस के अंदर। अब ये एक सरफेस थी, ठीक है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है, सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं।
ये जो सरफेस है, अब कभी भी अगर आपको गॉस लॉ एप्लीकेबल, गॉस लॉ लगाना हो तो इसकी लिमिटेशन मान के चलिए कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस, अज्यूम करनी पड़ेगी आपको गॉसियन सरफेस, ये फिक्स है। और गॉसियन सरफेस इस तरीके से अज्यूम करनी है आपको कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे। ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली चीज, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम रहे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन कैलकुलेट भी करेंगे, किससे यूज से, गॉस लॉ के हेल्प से। तो इसलिए अपन गॉसियन सरफेस मानेंगे तो ऐसी सरफेस मानेंगे कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, सेम। जैसे मान लीजिए अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो कितना आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस चार्ज क्यू से मैं किधर भी चले जाऊं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह चले जाऊं, आर डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। अगर मैं इन सबको पाथ को बंद कर दूं तो एक ऐसी सरफेस बन जाएगी, गॉसियन सरफेस। तो कोई भी पॉइंट चार्ज है या स्फीयर, कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए अपन एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेंगे, थ्री डायमेंशन में। एक टू डायमेंशन में आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन थ्री डायमेंशन में क्या है, स्फीयर है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। गॉस लॉ कभी भी एप्लीकेबल होगा तो अपन को गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है, और गॉसियन सरफेस इस तरीके से अज्यूम करनी है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। मान लीजिए जैसे कई बार अपन गॉसियन सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने 12th बोर्ड में एक तो अपन ये स्फीयर लेंगे और एक लेंगे अपन सिलेंडर, ठीक है। तो स्फीयर का समझ में आता है कि हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज रखा हुआ था। लेकिन इस स्फीयर के, इस सिलेंडर के लिए सपोज मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अभी वायर है तो ये वायर, दोबारा देखते हैं अपन इसको, ये वायर अपने पास के सेंटर से, एक्सिस से पास हो रहा है ऐसे, ठीक है। अब इस वायर से जो कर्व सरफेस है वो सेम डिस्टेंस पे है, चाहे वो आप कहीं पे भी देख लो, कहीं भी अपन देख सकते हैं, आर डिस्टेंस सबके लिए सेम है। तो ये जो कर्व एरिया है, इसकी डिस्टेंस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इस टाइप में कभी भी अगर सरफेसेस अलग अलग हो तो अपन अलग अलग सरफेसेस निकालेंगे और टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज अपन को ध्यान रखनी है, एक तो अपने पास स्फीयर होगा और एक अपने पास सिलेंडर होगा। जब स्फीयर होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जब अपने पास सिलेंडर होगा तो उसमें अपन को तीन सरफेस अज्यूम करनी है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक कर्व सरफेस। चलिए अब पॉइंट देखते हैं अपन, Gaussian surface around a charge distribution in a closed surface. अराउंड ए चार्ज क्लोज सरफेस मतलब वही सरफेस जो अपन अज्यूम करनी है गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज द सेम। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ द मीडियम सराउंडिंग द चार्जेस हैज ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन phi e is equals to q upon epsilon naught epsilon r q upon epsilon, epsilon is absolute permittivity of medium, ठीक है। ये फॉर्मूला जैसे कि अपन ने पहले देख रखा है, ठीक है। ये मेरे पास एक पाई समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर ये फॉर्मूला, ये फ्लक्स एयर में है और इसको मैं मीडियम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीडियम में, अगर ये फॉर्मूला चाहिए मेरे को, तो पाई इज इक्वल्स टू, एक चीज का ध्यान रखिए, एप्सिलॉन टू से मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन आर से। वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और दिस इज ये सिंबल चल रहा है क्यू के साथ, ये है समेशन का सिंबल, इसका सिंबल है समेशन। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना किसका, गॉस लॉ का। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन। देखिए वापस गॉस लॉ स्टेटमेंट, phi p is equals to इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू इज कौन सा चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज, सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ये कौन, इसका मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल,
ठीक है, किसका? सरफेस किसकी? गॉसियन सरफेस। ठीक है, पाई टोटल मतलब टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं पाई टोटल की बात कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, टोटल फ्लक्स पाई का। अगर किसी भी सरफेस से, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, या फिर ये नहीं लेके अपन एक सरफेस ले लेते हैं, कोई सी भी सरफेस ले लिया अपन ने आर्बिट्रेरी। ठीक है, इसमें कुछ लाइंस आ रही हैं और कुछ लाइंस जा रही हैं। ठीक है, यानी जो लाइंस आ रही हैं ये कौन सा फ्लक्स है? इनकमिंग फ्लक्स। और जो बाहर जाएंगी वो कौन सा फ्लक्स है? आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, अब इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग। सिंपल एडिशन होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो होता है नेगेटिव, और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इनकमिंग फाइव इनकमिंग फ्लक्स है 200, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन कूलम। और फाइव आउटगोइंग जो फ्लक्स है वो कितना है? मान लीजिए 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाइव टोटल इज इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स माइनस और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। तो कितना हो गया आंसर अपना? प्लस 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स हो गया। तो किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स आ रहा है, इनकमिंग फ्लक्स है तो नेगेटिव, बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, एंटर अंदर आ रहा है तो नेगेटिव और बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज अपन को इस पॉइंट से भी अपन देख सकते हैं। देखिए पॉइंट फर्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। लीविंग मतलब आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस यानी इनकमिंग फ्लक्स। एंटरिंग द सरफेस मतलब एंटरिंग फ्लक्स मतलब इनकमिंग। ठीक है, वो नेगेटिव होगा। ये अपना कोस्लो का नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए, टोटल फ्लक्स की अपन बात कर चुके हैं, फाइव टोटल की चर्चा हो चुकी है। अब इसकी एक चर्चा और बता देता हूं मैं आपको, छोटी चर्चा है। देखिए, ये मेरे पास एक चार्ट रखा हुआ है प्लस की, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सरफेस रख दिया ऐसे। बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? फाइव टोटल। अब देखिए, ये सरफेस से तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और तीन ही अंदर एंटर हो रही है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। यानी इस सरफेस से कोई भी चार्ज, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैं गॉस लॉ से देखूं तो फाइव इक्वल टू समेशन के अपन एप्सिलॉन नॉट, इससे भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, समेशन की सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? जीरो है, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। या फिर मैं सिंपल फाइव टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स से भी कह सकता हूँ फाइव टोटल कितना हो गया? जीरो। यानी अगर मैं कोई भी शेप, किसी भी शेप का, किसी भी शेप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं मैं, जैसे मान लीजिए ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, सपोज मैंने एक सर ये रख दिया। ठीक है, जब मैंने एक सर्कल रख दिया, कुछ भी रख दिया, कोई सी भी शेप रख दी हो मैंने, यूनिफॉर्म शेप। ठीक है, तो उससे जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा? आउटगोइंग फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स कितना होगा? जीरो। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, ये अपन टोटल फ्लक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है उसी की थोड़ा एक्स्ट्रा देखा है, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो आपको मिला हो आप लिख लेना नोट्स में। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर समेशन क्यू टोटल चार्ज अगर मान लो जीरो हो जाए, समेशन क्यू क्या हो जाए? जीरो।
तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। समीशन क्यू जीरो कैसे, सपोज मैंने +2 कूलम रख दिया, -4 +2 रख दिया। अब इन सबको ऐड करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, तो चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको विद साइन पुट करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है तो +2 +2 -4 कितना हो जाएगा ये, जीरो। तो समेशन क्यू कितना होगा, एनक्लोज इस सरफेस से टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। समेशन क्यू जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब ये जो सरफेस है, देखो मैंने यूनिफॉर्म नहीं लिया, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सरफेस कहीं भी रखी हुई हो किसी भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि समेशन क्यू ही जीरो हो गया तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा ही होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसमें डाइपोल रख दूं, माइनस की और प्लस की डाइपोल रख दूं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन पढ़ चुके हैं, समेशन क्यू कितना हो गया, जीरो इलेक्ट्रिक, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखिए, if the total charge and through a closed surface is zero, then the electric flux associated with the surface will be zero, whether the surface is in uniform or non-uniform electric field। चाहे वो यूनिफॉर्म में हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चाहे सरफेस यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ये फॉर्मूला चल रहा है, समेशन की चर्चा कर रहे हैं अपन अभी, ये सरफेस ले लिया अपन ने। अब इसमें +2 कूलम मैंने यहाँ रखी है, ठीक है, मान लीजिए तो फ्लक्स कितना होगा, 2/ε0। ठीक है, यूनिट का ध्यान क्यों मिल रहा है, अगर मान लो 2 कूलम को मैंने उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अभी इस सरफेस से कितना चार्ज है एनक्लोज, ये रहेगा 2/ε0, कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी मेरे को क्या पता लग रहा है, इस चार्ज को मैं चाहे यहाँ रखूँ चाहे मैं यहाँ रखूँ चाहे मैं कहीं भी रखूँ सरफेस के अंदर, कहीं भी रखूँ, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ मैं इस चार्ज को, इस सरफेस के अंदर चार्ज तो 2 कूलम ही रहेगा, तो फ्लक्स भी 2/ε0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि मैं चार्ज का मोशन या मतलब पोजीशन, या इस चार्ज की मैं पोजीशन कहीं पे भी रख लूँ, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पहली चीज, इस 2 कूलम को उठा के मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, मोशन करा रहा हूँ, तो भी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि चार्ज 2 कूलम ही रहेगा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए ये +2 कूलम है, ये +4 कूलम है। अब मैं इस 4 कूलम को यहाँ ले जाऊँ, इस सरफेस के अंदर ही यहीं पर ही ले जाऊँ, इस 2 कूलम को मैं यहाँ ले जाऊँ, डिस्ट्रीब्यूट मैं कैसे भी कर दूँ सरफेस के अंदर, समेशन क्यू तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आता है कि जो चार्ज है मेरे पास इस फर्स्ट डायग्राम से, कि चार्ज को मैं 2 कूलम को कहीं भी रख दूं, पोजीशन से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोशन कराऊं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अलग तरीके से, 2 कूलम यहाँ पे था, 4 कूलम यहाँ पे, सेकंड डायग्राम में 2 कूलम यहाँ पे 4 कूलम यहाँ पर है, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, इनकी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दूं, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गॉस लॉ डिपेंड्स only total charge to the closed surface, it does not depend on position, motion and distribution of charges। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये अपन को समझ आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या होता है डायग्राम से। ये अपने गॉस लॉ के कुछ और पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, अभी देखा था अपन ने कि किसी भी सरफेस से अगर टोटल चार्ज अगर आपका जीरो है तो फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो होगा। डाइपोल रखा था, डाइपोल से फ्लक्स कितना होगा, जीरो, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ डाइपोल इज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस देन टोटल चार्ज जीरो, फाई विल बी जीरो। ठीक है, अब देखो एक बात जान लीजिए, गॉस लॉ पहले आया था और कूलॉम्स लॉ बाद में आया था, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन बुक्स में पढ़ाया ही जाता है, कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ाया जाता है, गॉस लॉ बाद में पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली कूलॉम्स लॉ से अपन ने फोर्स निकाला, फोर्स से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जबकि हकीकत में गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। ठीक है, तो गॉस लॉ पहले आया था और कूलॉम्स लॉ बाद में आया था। गॉस लॉ केवल उन्हीं लॉ पे लगा सकता हूँ जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ को मतलब एफ इनवर्सली 1/r²। क्या अपन ने फॉर्मूला को कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि Q1 Q2/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब गॉस लॉ केवल और केवल उनके लिए वैलिड है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं,
नोट्स में देखिए, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज वेक्टर दैट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, उन्हीं को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो गॉस लॉ में मैंने कोई पता था कि समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या था, एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब इन सरफेस। ठीक है, अगर मान लो चार्ज मेरे यहाँ पे बाहर रख दिया मैंने इसे, तो ये क्या काउंटेबल होगा समेशन क्यू में? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने लिखा है एनक्लोज्ड सरफेस से होना चाहिए चार्ज। ठीक है, बट इस चीज का ध्यान रखना, ये जो चार्ज बाहर रखा हुआ है इसको अपन नहीं लेंगे, केवल अंदर वाले जितने चार्ज रखे हुए होंगे +2 -4 जो भी है उन सबको अपन काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट ऑफ द चार्जेस located outside the closed surface make no contribution of total electric flux over the surface। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड टू द सर्कुलर सरफेस, ओनली शेप ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मे बी प्लेन ऑन द शेप ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to the circular surface depends upon the radius, phi is equals to E dot eta। area is, एरिया में जैसे मान लो अपन कोई सा भी एरिया ले लें, सर्फ स्फीयर का ले लें, ठीक है, स्फीयर का ले लिया, सिलेंडर का ले, दो चीज अपन कौन सी सरफेस है जिनकी उसमें सब में रेडियस आती है, उस पर डिपेंड करता है। कई बार यहाँ पे एरिया एक ही जगह अपन प्लेन का एरिया भी लेंगे, ठीक है, उससे कोई शेप को मैटर नहीं करेगा। ये कुछ बातें थी गॉस लॉ की, कुछ और देखते हैं, गॉस लॉ में वैसे कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, वो न्यूमेरिकल्स के हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी केवल ये देखते हैं, देखिए ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस में Q1 Q2 और एक Q3 चार्ज है, एक बाहर रखा हुआ है Q4 चार्ज। ठीक है, तो जो अपन फ्लक्स निकालेंगे, इसे मान लीजिए इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल्स टू फाई टोटल इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब कौन सा चार्ज, एनक्लोज चार्ज। ठीक है, एनक्लोज चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज। अब इसमें एनक्लोज चार्ज में कितना लिखूं, क्या मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखूंगा, क्या मैं Q4 लिखूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एनक्लोज चार्ज है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की है, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, समेशन क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज सरफेस का ये लिमिटेशन थी, गॉस ने कह दिया था। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी चार्जेस के लिए होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं कहा है अपन ने कि इस चार्ज को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, इनक्लोज को नहीं करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अब जैसे भी मैंने तुम्हें बताया कि फाइंड इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। देखिए समझने के लिए कि कहाँ से आया, एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, डायग्राम को समझने की कोशिश करना, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा सही बने की कोई गारंटी नहीं है, पेंटिंग खराब है हमारी अभी। अब देखिए, ये मैंने एक सरफेस लिया, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, या फिर मैं इसको ए पॉइंट नहीं लेता हूं, मैं इसको एम पॉइंट लेता हूं और मैं इसको एन पॉइंट। एम पॉइंट पर एरिया किधर होगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब बाइबल थोड़ा ध्यान रखेंगे, cos थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, देन cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ए cos थीटा। नेगेटिव वैल्यू आएगी, वैल्यू कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इनकमिंग जो फ्लक्स है एम पॉइंट पर, फ्लक्स के लाइन अंदर आ रही है तो नेगेटिव होगा, ये अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव है, तो देखिए एम पॉइंट था, यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट ले लिया,
ठीक है, इस ओ पॉइंट को मैं अलग से बना लेता हूँ, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं, इस लाइन पे ले लेते हैं। इसके लिए इधर किधर होगा, इधर, या फिर इधर ले लेता हूँ, इसके लिए इधर किधर होगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो कॉस लेस देन 90 पे क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी कॉस 90, ठीक है, अगर मान लो कम है, कॉस 90 थीटा अगर ये है, सॉरी, तो कॉस थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सिंपल अपन इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव क्यों होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव क्यों होता है। ये अपन को पता लग गया इस एग्जांपल से कि नेगेटिव क्यों है और पॉजिटिव क्यों है। जो भी आपको नया पॉइंट मिले आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।